गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यह क्लास। इस क्लास में हम डील करेंगे जो प्रीवियस जो हरियाणा सीएचओ का पेपर आया हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चंस और कुछ इसके अलावा अदर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है आईसीडीएस प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन, यानी आईसीडीएस प्रोग्राम है वह कब स्टार्ट किया गया। ऑप्शन ए 1975 को, ऑप्शन बी 1992 को, ऑप्शन सी 1999 को या ऑप्शन डी 1997 को। आईसीडीएस प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1975 को। आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है कि जो आईसीडीएस है वह कब स्टार्ट किया गया था, तो वह 1975 में स्टार्ट किया गया था। और एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हियरिंग मतलब सुनने से रिलेटेड। कब सेलिब्रेट की? ऑप्शन ए 3 मार्च को, ऑप्शन बी 28 फरवरी को, ऑप्शन सी 30 मार्च को या ऑप्शन डी 1 जनवरी को। वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 3 मार्च को यह सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हियरिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट एमएमआर ऑफ हरियाणा एंड इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सीएचओ में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करंट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है हरियाणा की और इंडिया की। ऑप्शन ए 108 एंड 153, ऑप्शन बी 98 एंड 122, ऑप्शन सी 91 एंड 113 या ऑप्शन डी 115 एंड 212। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सीएचओ का एग्जाम होने वाला है 29 जनवरी को, उसमें यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर इंडिया की अलग से पूछे तो 113 मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है और हरियाणा की अलग से पूछे तो 91। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आने के बहुत चांस है इस क्वेश्चन के आने के हरियाणा सीएचओ के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोज ऑफ डी वार्मिंग टेबलेट गिवन बिलो 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज। यानी जो डी वार्मिंग टैबलेट दी जाती है जैसे कि एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल जो टैबलेट दी जाती है बच्चों को डी वार्मिंग के लिए, 1 साल से कम बच्चे को कितनी डोज देनी चाहिए? ऑप्शन ए 200 mg वंस ए ईयर, यानी 1 साल में 200 mg, ऑप्शन बी 400 mg ट्वाइस ए ईयर, ऑप्शन सी नोट टू बी गिवन या ऑप्शन डी 500 mg वंस ए ईयर। यानी साल में 400 mg देनी चाहिए 3 बार, 200 mg साल में 1 बार या 500 mg साल में 1 बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो जो डी वार्मिंग डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को डी वार्मिंग के डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 साल से अगर कम का बच्चा है, 1 साल से अगर कम का बच्चा है तो उसको 200 mg की डोज देंगे 1 साल में 1 बार।
200 mg की डोज देंगे। और अगर 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको 400 mg की डोज दी जाती है। 400 mg डोज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज्ड आईवी सेट शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बिन्स। यानी यूज किया हुआ आईवी सेट है उसको कौन से डस्टबिन में, या जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग है, उसको किस में डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन ए रेड बीन्स में, ऑप्शन बी येलो बीन्स में, ऑप्शन सी ब्लू बीन्स में, या ऑप्शन डी ब्लैक में। बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान सीएचओ हो, चाहे वो हरियाणा सीएचओ हो, चाहे वो यूपी एनएचएम का एग्जाम हो, या कोई भी एनएचएम का एग्जाम हो, चाहे स्टाफ नर्स का कोई भी एग्जाम हो, उसमें बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। तो यूज्ड आईवी सेट कौन से में डिस्कार्ड करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेड। रेड जो बीन्स होता है उसमें डिस्कार्डेड किया जाता है। और जो येलो येलो है, इसमें जो ब्लड से इन्फेक्टेड ब्लड है, या उससे जितने भी ब्लड ब्लड से रिलेटेड जितने भी मतलब गोज है, कैप है, वो इसमें येलो कलर में डालेंगे। और ब्लू में नीला नुकीला, यानी जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है वह ब्लू में डाले जाते हैं। और ब्लैक में जो नॉर्मल वेस्ट होता है, जो वैक्सीन के रेपर्स हैं या कोई नॉर्मल जो कचरा होता है, उसमें ब्लैक कलर में डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डिस्कार्डेड इन येलो बीन्स। यानी इनमें से कौन सा है जो कि येलो बीन में डिस्कार्ड नहीं करेंगे। ऑप्शन ए मास्क, ऑप्शन बी कैप, ऑप्शन सी शू कवर, या ऑप्शन डी यूज्ड ग्लोव्स विदाउट ब्लड टिंग्ड। इसमें कौन सा एक जो वेस्ट होता है वह येलो बीन में डिस्कार्ड नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक येलो बीन में डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो ग्लोव्स होते हैं वो रेड में डिस्कार्ड किए जाते हैं। रेड में डिस्कार्ड किए जाते हैं जो ग्लोव्स होते हैं। और जो मास्क है, कैप कवर है, शू कवर है, या कोई भी बॉडी ऑर्गन है, वह येलो में डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड यू यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। यानी आप जो सैनिटाइजर होता है या हैंड रब होता है एल्कोहल बेस्ड, वह कब यूज करते हैं। ऑप्शन ए आफ्टर टचिंग बॉडी फ्लूइड, ऑप्शन बी व्हेन हैंड आर विजिबली क्लीन, ऑप्शन सी व्हेन हैंड आर विजिबली डर्टी, या ऑप्शन डी बिफोर ए स्टेराइल प्रोसीजर। हैंड रब या सैनिटाइजर का यूज कब किया जाता है। यानी किसी बॉडी फ्लूइड के टच में आने के बाद, या अगर हाथ साफ दिखाई दे रहे हैं तब, या ऑप्शन सी दे रखा है हाथ गंदे दिखाई दे रहे हैं तब, या ऑप्शन डी कोई भी स्टेराइल प्रोसीजर करने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिफोर स्टेराइल प्रोसीजर। यानी कोई भी प्रोसीजर स्टेराइल प्रोसीजर करने से पहले हैंड सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर का यूज कब करना चाहिए, तो कोई भी प्रोसीजर जो स्टेराइल प्रोसीजर होती है वो करने से पहले। और हैंड वॉशिंग का पूछे तो भी कोई भी प्रोसीजर करते हैं उससे पहले और उसके बाद हैंड वॉशिंग जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन शुड ऑल हेल्थ वर्कर हैव। यानी कौन सा वैक्सीन है इनमें से जो कि सभी हेल्थ वर्कर को दिया जाता है।
या ज़रूरी है, सभी हेल्थ वर्कर के लिए ज़रूरी है, कौन सा वैक्सीन होता है जो कि हेल्थ वर्कर के लिए एसेंशियल है लगवाना? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी HIV या ऑप्शन डी पोलियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वह कोई भी, हर एक हेल्थ वर्कर को, अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ही ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हेपेटाइटिस बी की डोज लगवानी अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था? ऑप्शन ए 1950 को, ऑप्शन बी 1952 को, ऑप्शन सी 1954 को, या ऑप्शन डी 1956 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1952 को। वर्ल्ड का एकमात्र देश था इंडिया जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था। इंडिया का एकमात्र, सॉरी, वर्ल्ड का एकमात्र देश था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1952 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUCD इंसर्टेशन, यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होती है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी पेल्विक इन्फेक्शन, या ऑप्शन डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लीडिंग एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। IUCD इंसर्ट करने का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, और IUCD रिमूवल करने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। ये तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में पूछ लेगा, और IUCD रिमूवल करने का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो वह है पेन, वह होता है पेन। पेन के कारण IUCD है वह रिमूव कर दी जाती है टाइम पीरियड से पहले। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछे तो ब्लीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। सॉरी, यहाँ स्टेशन नहीं है, स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन है यहाँ। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी मोस्ट कॉमन जो स्टरलाइजेशन होता है इंडिया में वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए मेल स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी फीमेल स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी बोथ इक्वली कॉमन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन किया जाता है या मोस्ट कॉमन होता है वह फीमेल का स्टरलाइजेशन किया जाता है। मेल का बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो मेल का होता है वह NSV कहलाता है, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी, और जो फीमेल का होता है वह ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। और सबसे ज़्यादा इंडिया में फीमेल स्टरलाइजेशन ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वीक पोस्ट डिलीवरी एज कार्ड परप्यूरियम पीरियड, यानी डिलीवरी के बाद कितने टाइम तक के पीरियड को परप्यूरियम पीरियड बोलेंगे? ऑप्शन ए 4 वीक, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 8 वीक, या ऑप्शन डी 10 वीक। कितने टाइम पीरियड, डिलीवरी के बाद कितने टाइम पीरियड को परप्यूरियम पीरियड बोला जाता है? परप्यूरियम पीरियड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 वीक तक का जो पीरियड होता है डिलीवरी के बाद उसको परप्यूरियम पीरियड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन एट, यानी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड
IPHS के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन, यानी कितने टाइम के अंदर अंदर जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होता है वह कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए 2 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी गेस्टेशन के 2 वीक में। ऑप्शन बी विद इन 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, 12 वीक में। ऑप्शन सी विद इन 14 वीक ऑफ गेस्टेशन, या ऑप्शन डी विद इन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो फर्स्ट एंटीनेटल पीरियड है वह कब तक कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद इन 12 वीक के अंदर अंदर, 12 वीक के अंदर अंदर जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट विद इन 12 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड JSS के स्टार्टेड इन इंडिया। JS के मतलब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2014 या ऑप्शन डी 2018। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और JSY जननी सुरक्षा कार्यक्रम तो वह 2005 में स्टार्ट किया गया था। जननी सुरक्षा योजना 2005 में, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट और येलोविश व्हाइट सिक्रीशन दैट लास्ट फॉर 10 to 15 डे आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड, यानी डिलीवरी के 10 से 15 दिन बाद जो व्हाइट और येलोविश व्हाइट सिक्रीशन होता है वेजाइना के थ्रू, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए लोकिया रूब्रा, ऑप्शन बी लोकिया सिरोसा, या ऑप्शन सी लोकिया एल्बा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दस से 15वें दिन में जो सिक्रीशन होता है वेजाइना में डिलीवरी के बाद, वह क्या कहलाता है। तो 10 से 15 दिन के इंटरवल पर जो भी होता है वह सिक्रीशन होता है वह लोकिया एल्बा कहलाता है। और लोकिया रूब्रा जो होता है वह 0 से 5 दिन का जो पीरियड होता है, 5 दिन तक, उसमें लोकिया जो रूब्रा होता है वह, और जो लोकिया सिरोसा होता है वह 5वें से 10वें दिन तक सिक्रीशन होता है वेजाइना के थ्रू, इसको लोकिया सिरोसा बोलते हैं। लोकिया एल्बा 10 से 15 दिन। एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है इनके टाइम पीरियड से रिलेटेड, तो ऐसे याद कर लेना, RSA आर मतलब रूब्रा 5 दिन तक, सिरोसा 5 से 10 दिन तक, और एल्बा 10 से 15 दिन तक। 15 दिन का जो पीरियड होता है वह इसमें जो लोकिया है वह सिक्रीट होता रहता है वेजाइना के थ्रू डिलीवरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज। मैटरनल डेथ का लीडिंग कॉज या मेन कॉज क्या है इंडिया में। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी हेमोरेज, ऑप्शन सी सेप्सिस, या ऑप्शन डी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीडिंग कॉज होता है वह हेमोरेज के कारण देखने को मिलता है इंडिया में। मैटरनल डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज या लीडिंग कॉज जो सबसे ज़्यादा कारण है वह हेमोरेज के कारण देखने को मिलता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ, यानी जो जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना है जो प्रोग्राम है वह किसको रिडक्शन करने के लिए फोकस है। ऑप्शन ए मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टिलिटी को, ऑप्शन बी
गर्ल मोर्टिलिटी को, ऑप्शन सी एडोलसेंट मोर्टिलिटी को, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना, वह किसको कम करने के लिए फोकस्ड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो एमएमआर और एनएमआर है, इन्फेंट नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो मेन फोकस होता है जननी सुरक्षा योजना का, मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट को रिडक्शन करने के लिए जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में मैरिज के लिए गर्ल्स की एज कितनी है? ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 21 साल, या ऑप्शन डी 19 साल। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में गर्ल्स की एज क्या है मैरिज की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 साल। अभी 2021 में इसकी घोषणा की गई थी 21 साल की, कि 21 साल में 21 साल कर दी थी इसकी मैरिज एज जो होती है गर्ल्स की, 21 साल करती थी। इससे पहले 18 साल थी, इससे पहले थी 18 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपडेटेड क्वेश्चन है, गौर से देख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही 2021-22 में इसको जो गर्ल्स की एज है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 21 साल कर दी थी लड़की की, और लड़के की भी 21 साल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिजियोटोमी हैज टू बी डन ड्यूरिंग, जो एपिजियोटोमी होती है वह कब करनी चाहिए? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, ऑप्शन बी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एपिजियोटोमी कब करनी चाहिए? एपिजियोटोमी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें ही एपिजियोटोमी डन की जाती है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और सर्विक्स का डायलेटेशन देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेज में। और सेकंड स्टेज में बर्थ, जो बच्चे का बर्थ होता है वह होता है, इसमें ही एपिजियोटोमी की जाती है। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लासेंटा एक्सपल्सन होता है, प्लासेंटा एक्सपल्सन होता है। और फोर्थ जो स्टेज होती है वह 4 घंटे का टाइम पीरियड होता है, उसमें मदर को क्लोजली मॉनिटरिंग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एपिजियोटोमी से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तीनों चीज़ ही ध्यान रखना कि किसमें क्या किया जाता है, कौन सी स्टेज में क्या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावेलेट वैक्सीन इज गिवन एट, जो पेंटावेलेट वैक्सीन होता है वह कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 4, 8 और 12 वीक में, ऑप्शन बी 5, 10 और 15 वीक में, ऑप्शन सी 6, 10 और 14 वीक में, या ऑप्शन डी 4, 8 और 13 वीक में। पेंटावेलेट वैक्सीन कब दिया जाता है? पेंटावेलेट में वैक्सीन कौन कौन से होते हैं? 5 जो वैक्सीन होते हैं उस कौन कौन से होते हैं? तो एक डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये 5 जो वैक्सीन होती है पेंटावेलेट में, 5 वैक्सीन की एक कंबाइंड डोज होती है, वह कब दी जाती है? तो इसकी 3 डोज दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6, 10 और 14 वीक में इसकी जो डोज है वह दी जाती है, और आईएम इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है, आईएम पेंटावेलेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है डीपीटी वैक्सीन का। ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर या ऑप्शन डी इंट्रावेनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस होता है, डीपीटी होता है, उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह आईएम ही दिया जाता है। डीपीटी का जो वैक्सीन होता है वह आईएम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन इज नाउन एज, यानी बच्चे में लिखने में कठिनाई हो रही है, रिटन एक्सप्रेशन में कठिनाई हो रही है, डिसऑर्डर है रिटन का, लिखने का, तो वह क्या कहलाता है, किस नाम से जाना। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया या ऑप्शन डी डिसअर्थरिया। लिखने में कठिनाई होना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिसग्राफिया कहलाता है। लिखने में कठिनाई होना डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत होना, डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स में दिक्कत प्रॉब्लम होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिसग्राफिया कहलाता है। रिटन एक्सप्रेशन में का डिसऑर्डर या लिखने में कठिनाई होना बेबी को, बच्चे को, वह डिसग्राफिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ओआरएस थेरेपी इज टू, यानी बच्चों में डायरिया के अंदर मेन एम क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन जो साल्ट होता है वो थेरेपी देने का क्या एम होता है, मुख्य एम क्या है ओआरएस देने का। ऑप्शन ए प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन बी रिड्यूस मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी को कम करने के लिए, ऑप्शन सी टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट, यानी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट को सही करने के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओआरएस किस लिए दिया जाता है बच्चे को एक डायरियल डिजीज में, ओआरएस किस लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो ओआरएस होता है उसके द्वारा डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो गया तो मोर्टिलिटी भी रिड्यूस होएगी और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट को भी है मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कोलर बोन, कौन सी बोन है जो कि कोलर बोन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए एसिटाबुलम, ऑप्शन बी पेल्विस, ऑप्शन सी स्केपुला या ऑप्शन डी क्लेविकल। कौन सी बोन को कोलर बोन के नाम से जाना जाता है और कोलर बोन को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन भी पूछा जा सकता है। कौन सी बोन है जो कि कोलर बोन के नाम से जाना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लेविकल जो बोन होती है उसको कोलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें अपने नाम के साथ, ताकि आपको वहाँ जो भी अपडेटेड वैकेंसी होएगी या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पीडीएफ होएगी वह आपको शेयर कर दी जाएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप से। थैंक यू फ्रेंड। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।